Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम उदयन। धन्यवाद। थैंक यू राजेश। और अब हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं राजेश लेक। Domestic equity indices witness modest losses. Sensex closes near 58,100. The rupee depreciates 11 paise against the US dollar and major global stocks log losses. घरेलू शेयर सूचकांक मामूली गिरावट में रहे। सेंसेक्स 58,100 के करीब बंद हुआ। रुपए में डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की गिरावट हुई दर्ज और प्रमुख वैश्विक शेयर बाजारों में मंदी का रुख रहा। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, जहां सेंसेक्स और निफ्टी में आज मामूली गिरावट दर्ज हुई। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच दोनों सूचकांक गिरावट में रहे और सेंसेक्स 58,100 के करीब बंद हुआ। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.29% की मंदी से 166 अंक कम होकर 58,117 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.25% की गिरावट से 43 अंक कम होकर 17,325 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.37% के नुकसान में रहा। हालांकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.05% की बढ़त दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today posted modest losses. Both stocks fell amid negative cues from the global equity markets. The Sensex closed near 58,100. The BSE Sensex fell 166 points or 0.29% to trade at 58,117. The NSE Nifty also slipped 43 points or 0.25% to trade at 17,325. In the broader market at BSE, the mid-cap index declined 0.37%, while the small-cap index gained 0.05%. In the Sensex pack, shares of 17 companies climbed while 23 fell. Power Grid was a top gainer as it climbed 3.8%, followed by Dr. Reddy's Lab, which surged 1.1%. Nestle India gained 1%, Axis Bank rose 0.9% and ICICI added 0.7%. On the other hand, ITC declined 2.7% and Bajaj Finance fell 2.1%. Kotak Bank ended 1.8% down, Bharti Airtel slipped 1.6% and Reliance finished 1.2% down. In sectoral indices, 10 out of the 19 sectors gained. Power sector stocks were top gainers as the index climbed 1.14%. Utilities index rose 1.2%. On the other hand, telecom plunged 1.4% and the auto sector stocks fell 0.9%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,801 companies gained while 1,510 fell. Shares of 114 companies remained unchanged.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए में डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की गिरावट दर्ज हुई और रुपया 75 रुपए 87 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.22% की बढ़त से 96.10 पर था। उदयन, वही मैं प्रश्न आपसे रिपीट करूंगी जो मैंने मनी मैटर्स में भी आपसे पूछा था। कल भी हमने गिरावट देखी 0.8% की। आज हालांकि बाजार थोड़ा सा संभल गया, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 0.3% गिरा है। क्या फैक्टर्स आपको लगता है बाजार पर दबाव डाल रहे हैं डाउनवर्ड? देखिए, सबसे पहले तो कुछ आंकड़े आए हैं। एक तो मुद्रास्फीति के आंकड़े आए हैं, जबकि रिटेल खुदरा जो रिटेल मुद्रास्फीति के वो फिर भी एक ब्रॉड रेंज में रहा है, पर कोर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वो एक चिंता का विषय धीरे धीरे बन जाएगा अगर ये इतनी मजबूती पकड़ेगा। उसके बाद होलसेल इन्फ्लेशन के फिगर्स आए जो कि हाई हैं। ये दर्शाता है कि आपका जो पास थ्रू है, इनपुट कॉस्ट जो बढ़ रहा है, तो वो पास थ्रू हो रहा है, मतलब उसका इम्पैक्ट हो रहा है। इसके अलावा पीछे आपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के फिगर्स आए थे, वो भी उतने उत्साहजनक नहीं थे जितना हम उम्मीद करेंगे आप। तो ये तो कुछ हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स है, पर सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि फेडरल रिजर्व की आज 2 दिवसीय मीटिंग हो रही है और वहां पे ये निर्णय की उम्मीद है कि क्या फेडरल रिजर्व ज्यादा तेजी के साथ अपनी जो उन्होंने सपोर्ट एसेट परचेजेस हैं उस प्रोग्राम को ज्यादा तेजी से खत्म करेगा और रेट हाइक करेगा, रेटों को ब्याज दरों को बढ़ाएगा। उसका एक नॉक ऑन इफेक्ट पूरे विश्व भर में होगा। और पहले उम्मीद की जा रही थी कि 2023 में की जाएगी, पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे वहां पे मुद्रास्फीति बढ़ी है अमेरिका में, अब इस तरह ये उम्मीद की जा रही कि ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होगा। अब सवाल यह है कि कब होगा और कितने होंगे। पहले ये था कि 2022 में तो होगा ही नहीं, तो वहां से लेके हम काफी दूर आ गए। फाइनली जो पैंडेमिक ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो वेस्ट में बढ़ रहे हैं। चीन में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, वहां पे पार्शियल लॉकडाउन की स्थिति है, तो सप्लाई चेन में एक असर। तो ये कुछ खबरें हैं जो मिलजुल के आपको प्रेशर में डालने। प्लस हमारे जो मार्केट्स हैं, कई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मानना था कि हम लोग रिचली वैल्यूड है, रिच वैल्यूएशंस हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग सालाना उनका कैलेंडर ईयर चलता है, तो सालाना वो बुकिंग भी चल रही है। तो ये कुछ मिला जुला के हिसाब किताब बन रहा है। So you mentioned the wholesale price inflation. We'll talk about those figures before we carry on with our discussion. The wholesale price inflation, WPI, rose to 12-year high of 14.23% in the month of November. According to the Commerce and Industry Ministry data released today, the WPI is the highest since April 2005. The rise in WPI numbers are mainly due to rise in manufacturing and food prices. Besides soaring prices of mineral oils, basic metals, crude petroleum and natural gas has also been a major factor. In October, the WPI hit 5-month high of 12.54%. Retail inflation based on Consumer Price Index, CPI, has risen to a 3-month high of 4.91% in November this year, as per the government data released yesterday. Udayan, the Reserve Bank of India may be forced to raise interest rates at a faster pace than anticipated earlier, as it would be forced to catch up with the accelerating price pressures. Yeah, now currently I think what the Reserve Bank is going to do is going to watch. Rajesh, during the course of the next 2 weeks, whatever is left of December, there are a host of central banks who are going to be meeting. So we will obviously be playing catch up, because depending on how they decide. So if Federal Reserve is going to come up with some kind of indication by tomorrow evening their time, then there's Bank of England which is going to be meeting up and saying something about rate hikes. There also it seems imminent.
So roughly about 20 odd, I was reading in one of the reports that 20 odd central banks are meeting. So we'll get a pretty good idea in the next 2 weeks where things are heading. So it is the input costs which are going to be affected, and because of that, perhaps we may go up to 100 basis points. Well, it's pretty difficult to do so, get a sense. But what Reserve Bank will have to do, and which is a known thing. I'm not saying anything original or insightful, is that it will not try to mess up with the recovery that's going on. So, luckily, touch wood, so far things are opening up slowly and steadily. We are seeing numbers, whatever they are. It may not satisfy everybody, but we are moving in the right direction. We're regaining a lot of lost ground. The last thing you want to do is spoil the sentiment. So it will have to do a delicate balancing act, even as right now the whole balance is in favor of people who are taking loans and, not the depositors. So if you're a depositor and you're, say, a senior citizen relying on interest rate, you're obviously suffering. It's a negative inflation adjusted rate that you're getting. That means your income is actually going down. So that's not a great thing to happen. They are also vulnerable. And then inflation, of course, Rajesh, as we know, it affects everybody. It's a tax on everybody. So this cannot go on forever. So it's a very delicate juggling act. They'll not do anything haphazard or clumsy, and they'll probably slowly do something about the liquidity, and then slowly in a calibrated way talk. There was going to be commentary as to there'll be guidance where they'll guide that now we are getting uncomfortable and now we are probably looking at a rate hike. It won't happen one fine day or one fine evening. उद्यन, जैसे आपने कहा कि जो फाइन बैलेंसिंग एक्ट होता है हमेशा सेंट्रल बैंक्स के लिए कि ग्रोथ को बढ़ावा दें या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, वो अभी बहुत ही कहें कि एक डेलिकेट स्टेज पे है, क्योंकि ग्रोथ को भी बढ़ावा देना जो ओमिक्रॉन से चैलेंज भी हो सकती है, फर्दर चैलेंजेस आ सकते हैं ग्रोथ के लिए. एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन का भी हम देख रहे हैं कि वो भी ओमिक्रॉन से ही सप्लाई साइड प्रेशर्स बढ़ सकते हैं. तो आपको लगता है कि जो सप्लाई साइड प्रेशर्स हैं या जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, चाहे वो क्रूड के हों या मेटल्स के हों या कोल के हों, जो इंटरनेशनल प्राइसेस इतने हाई हैं, वो एक कहें कि वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया. बिल्कुल सही. तो आपको लगता है कि शायद जो सरकार है वो उसका एक रहेगा, इस बात पर भी उनका वो रहेगा कि ध्यान रहेगा कि डिमांड जो जनरेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करें ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बूस्ट हो. देखिए, कुछ हद तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट तो होगा, क्योंकि जो लार्ज कंपनीज हैं वो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन जिसके थ्रू गए हैं, उन्होंने कॉस्ट रैशनलाइजेशन मेजर्स किए, कॉस्ट को या डिजिटाइज किया, एफिशिएंट किया, टेक ओवर्स हुए हैं, उनको स्केल मिला है. तो जो बड़े हैं वो शायद वो पहले रेडी हो जाएं कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, मुझे ऐसा लगता है. पर सोनू, सबसे ज्यादा चैलेंज जो जिनकी साइज नहीं है या जो बहुत छोटे हैं, मझोले हैं, चैलेंज वहां आएगी जहां जो सर्विसेज हैं, सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, तो चैलेंज वहां रहेगी. तो इस पैंडेमिक का चैलेंज ही ये रहा है. देखिए, अभी सब सेंट्रल बैंक्स मिल रहे हैं, पर हर कंट्री का एक अलग ही डायलेमा है, अलग ही चैलेंज है. इसका रिकवरी में भी जो हमारी रिकवरी है वो अनइवन रही है अक्रॉस कंट्रीज. तो ये, और हमारे देश में भी, सेक्टर्स में भी, दूसरे देशों में भी, हर सेक्टर में इम्पैक्ट अलग हुआ है, रिकवरी में चैलेंज अलग हुए हैं. तो इनफैक्ट हमारे रिफॉर्म्स ही बड़े सेक्टर ओरिएंटेड रहे हैं जो सरकार के आए. बिल्कुल. हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को ही देखें जी. या कई जो क्रेडिट स्कीम्स आई हैं वो स्पेसिफिकली फॉर एमएसएमईज आई हैं. बिल्कुल. और वही जहां पे जो बड़े हैं, जो पावरफुल हैं और पावरफुल हो गए, बेहतर हो गए, तो वो तो निकल जाएंगे. तो सरकार और दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये नजर रखेंगे कि सब इस दौर में निकल जाएं, आगे बढ़ें. और तो जो आपकी जो बजट होगा या आपके जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी, जो डवटेल होगी, मिलके काम करेंगे, तो वो इस चीज के बारे में ख्याल जरूर रखेंगे कि ये
प्रेशर जहां तक हो सके वो कम इम्पैक्ट हो और ग्रोथ आपको मिल जाएगी। तो ये सुनो, ये 6-7 महीने का तो हिसाब किताब लग ही रहा है, क्योंकि देखिए फ्यूल प्राइसेस में सप्लाई साइड है। जब तक न्यू फ्रेश सप्लाईज आपके पास नहीं आएंगी और आप करंट हेल्थ सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं पा लेते, तो वो लोग भी, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी ऑयल नहीं छोड़ेंगे। तो ये 5-6 महीने और कम से कम मुझे लगता है कि इस टाइप का चैलेंज हमें होता हुआ नजर आएगा नॉर्मल ट्रैजेक्टरी में अगर हम रहें तो। So what we hear you say is that henceforth the RBI's focus is going to be more on checking the inflation and less on growth. Is that what you're saying? I think they're going to do a balance, but at some point the penny is going to drop. At some point they'll say, okay, I think we are okay. It's moving. It will not. The growth will not go into lower gear. And now we need to do something about it. Now, and also, Rajesh, if the Fed moves in a particular direction, RBI cannot be out of whack. Because the largest economies, if they are moving in a particular direction, they are actually forcing your hand. So that some of the divergence that's going to happen from day after tomorrow onwards, assuming you get some kind of an information, does narrow down the window for many other central banks. So let's not forget that central banks in Indonesia, South Korea, etc., they are moving in a different direction. Their tightening has had begun. So we would also actually be one of those outliers. We will be doing it a little later, but we don't need to feel out of place on that. We need to do what's good for us. But because we are not decoupled with the international economy but linked with them, therefore you cannot be completely out of whack with them, because then you're going to, your hand is going to be get forced. So there is an RBI study of performance of the corporate sector in which they says that the impact of the policy rate reduction is evident in the lower interest costs. But these gains, which we are talking about in this study, could be eroded due to the higher input prices. And the upside pressure will be there on goods and the inflation going forward. Right. Unfortunately, because we source so many things from outside, and that's how an efficient global economy works. I mean, if you're going to make medicines, we are very good at that, but inputs do come from China and some other countries. So let's be honest about it. Now, if there is like this current lockdown that's happening in one of their cities, there are some pharma companies, and let's not be surprised that if some of the supplies become a bit of have a short-term problem. So that's there, Rajesh. And one of the things I think RBI will keep an eye on is how the credit offtake is happening. Are the loans growing? Are things happening? And then even if you have a little bit of a blip, you can still, it's like, slipping up a little bit and then catching up within a couple of weeks. So, Udyan, अगर हम सेंसेक्स की बात करें, 62,000 पर पहुंचा था अक्टूबर में, अब 58,000 के करीब है. So, आपको इवन एट दीज लेवल्स अगर हम ईयर टू डेट देखें तो भारतीय बाजार की परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैज क्लियर आउट परफॉर्मेंस. सो आपको लगता है कि जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में, ये पूरे विश्व को अफेक्ट करता है? तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग, गिवन आवर ग्रोथ रेट, जो हमारा जीडीपी के ग्रोथ रेट्स आए हैं, जो हमारे आगे के प्रॉस्पेक्ट्स, जैसा आपने अभी मेंशन भी किया था कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि मजबूत है हमारी रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी, वो सब देखते हुए आपको लगता है कि सेंसेक्स शायद और बहुत ज्यादा क्रैश नहीं करेगा, क्रैश जैसी सिचुएशन नहीं आएगी, और कंसोलिडेशन के बाद शायद हम फिर से अपमूव देख सकते हैं? अपमूव, देखिए, ये एक कुछ दिनों तक तो ये रेंज बाउंड जरूर रहेगा, क्योंकि देखिए आपके जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो जो कि आपके शायद खबरों में भी पढ़ेंगे कि दे हैव बीन नेट सेलर्स फॉर सम टाइम नाउ. तो एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन खरीद भी रहे हैं, तो पर वो कैंसिल नहीं कर पा रहे, नेट आउटफ्लो हो रहा है, और वो शायद करेंसी पे भी हमारे बोल रहा है, करेंसी एक्सचेंज रेट पे. तो ये कुछ हद तक आपके अगर मॉडरेट भी हो जाता है, थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज, पहले क्या था कि वो हाई टाइड की तरह था जिसमें सारे बोट्स ऊपर जाते हैं, पर यहां पे क्या हो रहा है कि आगे चल के जैसे जैसे
सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी को रैशनलाइज करेंगे मोर टुवर्ड्स, तब क्या आपका जो रिस्क बिहेवियर है वो रिवॉर्ड के साथ जुड़ेगा। आप जहां रिस्क ज्यादा देखेंगे वहां पे आप सोच समझ के लगाएंगे, तो वो एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बिहेवियर की तरफ जब आप आएंगे तो हर मार्केट में ही आपको रिटर्न्स मिलते हैं। हो सकता है कि जो सेंसेक्स पैक है, निफ्टी पैक, वो सारे ऊपर जाएं, हो सकता है उसमें बीच में मॉडरेशन। जो एक बेसिक रूल होता है कि आप नियमित रूप से लंबे समय के लिए निवेश करते रहिए, जैसे अभी एक फिगर्स आई हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप्स में पिछले 3 और 5 साल में 12 ईयर हाई रिटर्न्स आए हैं, पिछले 3 साल में 26% से ज्यादा एंड पिछले 5 साल में 19% से ज्यादा। तो आपको लगता है कि ये जो है, और एसआईपीज में जो इनफ्लोज है वो भी रिकॉर्ड लेवल के आ रहे हैं, आपको लगता है कि दैट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट? बिल्कुल। और ये जो हमें मार्केट की उतार चढ़ाव में जो हमें नर्वसनेस आती है, चिंताएं होती हैं, एक नियमित रूप से अगर आप निवेश करते हैं तो वो दिक्कत नहीं है। स्पेशली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर करते हैं तो फिर आपके मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ आपका कोई इमोशनल या वो लिंक नहीं रहता। आप करते चले जा रहे हैं और आप बाई कर रहे हैं, और ये एक तरीके से ये अच्छा ही है क्योंकि आप अपने देश की प्रगति, सेंसेक्स जो है या निफ्टी है या स्टॉक मार्केट जो है, आपके देश के इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि के बैरोमीटर है। आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंपनीज के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब अगर विदेश के लोग अगर निवेश ज्यादा कर रहे हैं और भारतीय उसका स्टॉक मार्केट का फायदा नहीं उठा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए एसआईपी जो है और दूसरे जो निवेश हो रहे हैं ये बहुत इंकरेजिंग है। पर सोनू, चैलेंज ये रहेगा कि जब मार्केट इस तरीके से छलांगे नहीं मारेगा जिस तरीके से 2020 और 21 में मारी है, तब भी क्या ये उत्साह रहेगा? तो जब आप एसआईपी में जो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्स को देख के, तब वो ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ये जो एसआईपी के भी जो आप रिटर्न्स बता रहे हैं, ये इसमें एक स्टैटिस्टिकल क्वर्क है, क्योंकि अगर आप 2019 तक देखेंगे, यही अगर जो आपने फिगर लगाए उस वक्त 3 साल और 5 साल वो इतने अच्छे नहीं रहे होंगे। तो अभी क्या हुआ है, बिकॉज इतना जबरदस्त मार्केट का रन उछाला है, तो वो नंबर्स चेंज तो हो गए हैं। पर अगर आप लंबी अवधि में अगर 10 साल 8 साल में देखेंगे तब भी आपको वो कंसिस्टेंसी मिलेगी। तो जो आपने पॉइंट बताया कि कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग आप अगर करते हैं, उससे क्या होगा, आपको ये जो बाय ऑन डिप्स वाली बात है जहां पे आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है, वो मार्केट टाइमिंग आपको नहीं करनी पड़े। So 2021, as you just mentioned, has been a bumper year, whichever sector or theme you may talk about. Investors have really made a lot of money in 2021. So will it continue in 2022? We're just 16 days away. So if we were to look at the coming year, what are the things you think there will be the same magnitude of gains, there will be the same magnitude of returns? What will happen? Is there anything that the market does not, that the market knows of and we don't know of? Will it be the same scenario to make money? Well, I haven't heard a lot of Indian experts talk about it. They'll probably do it in a day or two, and all the way up to. Wanted to be the right. But in the US, people are, I think, very no, they're quite moderate, and they're very realistic, and they're saying that you can't be having. It's basically not every day is a Sunday, but you will get returns, Rajesh, because there would be companies who perform well and you want to participate in their growth. So there will always be, and there will be new stories, new listings that will come in if the markets are not really dull, if the markets are moderately growing, and if we remain at these levels, there will be new companies which will come and list. So there will be more choice you will have to choose, not only in the primary market, also in the secondary market. So you will have those returns, but may not be as kind of a jackpot you had in these 2 years. And Udin, आपकी बहुत ब्रीफ सी टिप्पणी, अराउंड 76 पर डॉलर के स्तर पर पहुंचा है रुपया। आपको लगता है ये हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा लेवल है? ये है तो जरूर, पर सोनू, हमारे चैलेंजेस जो लॉजिस्टिक्स हैं उसमें इश्यूज तो हैं हमारे, और इनपुट कॉस्ट में हमारे इश्यूज आ रहे हैं। तो वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का खतरा। जी।
आइए रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। एशियाई शेयर बाजारों और कच्चे तेल की कीमतों में आज गिरावट का रुख था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की एक प्रमुख बैठक समेत इस सप्ताह कई केंद्रीय बैंकों के अपनी अपनी मौद्रिक नीति को लेकर फैसले जारी होने के इंतजार में पहले से ही सतर्क निवेशकों की घबराहट कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने से बढ़ गई। हांगकांग का हैंगसेंग 1.3% की भारी गिरावट में रहा और जापान के निकेई में 0.7% की मंदी रही। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी दोनों 0.5% की गिरावट में रहे। हालांकि सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां बढ़त का रुख था। लंदन का फुट्सी 0.5% की बढ़त पर था। फ्रांस का कैक और जर्मनी का डैक्स दोनों 0.1% की वृद्धि पर थे। US stocks fell yesterday on worries about the Omicron coronavirus variant ahead of a Federal Reserve meeting later this week. The Dow Jones and the S&P 500 both plunged 0.9% and the Nasdaq Composite Index tumbled 1.4%. Very briefly, we have seen that this new variant Omicron has really rattled the investors all across the world, and of course on top of that is the key Federal Reserve meeting. So what is going to be the scenario this week? This is Tuesday today. Yeah, if you hear something about rate hikes, you get more information. Expect tech stocks in the US to do badly, and that is going to show up on the index, and you will have a knock-on effect in all the markets. So if people can, it's an episodic, it's not going to be there forever, but initially there will be, markets will try to adjust and they may or may not take it well, and then by early next week it will be again. Earlier there was a talk that inflation is transitory, and look at it, it's here to stay. Yeah, so till now the markets were believing that it's a transitory. Now Fed probably is not going to take a chance and say that okay, in any case we are going to do something about it. So they're not leaving anything to people's imagination, and they'll probably clear the air tomorrow. So आपको लगता है कि FII outflows intensify भी हो सकते हैं? देखिए दिसंबर में तो वैसे ही वो लोग टेपिड रहते हैं, तो वो जरूर थोड़ा बहुत और बुकिंग होगी, प्रॉफिट बुकिंग. Moving on, the oil prices today fell marginally in intraday trade. Brent crude was trading around $74.30 per barrel, while WTI crude prices were at $71.10 per barrel. This is a comfortable position. I think we've asked you this question earlier also. As long as it does not go, the price does not go towards 80, we all are okay in India. Yeah, we would be happy with 65. That's a magical figure. Now, whether that's going to come very soon or not, I have my doubts. But every dollar of decrease helps us in more ways than one. Okay. अब चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी के अनुरूप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाले सोने का मूल्य 30 रुपए कम होकर 48,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 330 रुपए की गिरावट से 61,250 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,785.10 प्रति आउंस पर था और चांदी भी गिरावट दर्ज करती हुई $22.20 प्रति आउंस पर थी। हालांकि आज मंदी है सोने में, चांदी में, लेकिन अभी जो ये अनसर्टेनिटी का माहौल है, ओमिक्रॉन का डर है, इन्फ्लेशन का इतना डर है, उसमें आपको लगता है कि सोने की डिमांड बढ़ सकती है और कीमतें भी बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। जैसे ही आपको फाइनेंशियल एसेट्स में आपको भरोसा कम लगेगा, तब निवेशक अमूमन आपके सोने की तरफ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक निवेश के विकल्प के रूप में सोना कितना पोर्टफोलियो में उसका होना चाहिए? कम से कम 5 से 10%। ऐसे हालात में जैसे जो आपने पिछले 10 साल में देखे हैं, 10% तक काफी सही रहेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, अगर इंडिया में आप कर रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के फायदे, कूपन रेट मिलता है, कूपन पेमेंट होता है, काफी बढ़िया ऑल्टरनेटिव। So as an investor, I should be cautious ahead of the US Fed meeting outcome and maintain a position on both sides. I mean, till you get clarity, there's no need to try anything new or exciting. Sometimes doing nothing, Rajesh, is also an action. It's also a strategy. आशा भी कर सकते हैं कि उनका कैलिब्रेटेड अप्रोच बिल्कुल ऐसा ही होगा, वैसे उन्होंने किया है। उदयन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। Thank you for being with us, Udayan. And before we close the headlines once again, domestic equity indices witnessed modest losses.
Sensex closes near 58,100. The rupee depreciates 11 paise against the US dollar and major global stocks log losses. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.